So hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख रुपीस खर्च हो सकते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस में। लेकिन जब मैंने वो वीडियो बनाई थी उस वक्त जो करेंसी का एक्सचेंज रेट था वो था 55 रुपीज़ फॉर $1 कैनेडियन। लेकिन अब जो एक्सचेंज रेट है वो है 59 रुपीज़ फॉर $1 कैनेडियन। तो उस हिसाब से आपका खर्चा हो सकता है 20 लाख रुपीज़ से लेकर 22 लाख रुपीज़ तक का पूरे के पूरे प्रोसेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पूरे के पूरे प्रोसेस में आप कहां कहां पर कितने पैसे सेव कर सकते हो और इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार सबसे पहला जो खर्चा आता है वो आता है आपके आइल्स के एग्जाम का। अब इस एग्जाम की जो फीस है वो तो फिक्स है, उसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं अपने आइल्स की तैयारी करने के लिए। अब मेरे हिसाब से अगर आपने किसी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह देखोगे यूट्यूब वगैरह पे या फिर ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, उनको यूज़ करके फ्री में आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर मैं अपनी तरफ से 2 यूट्यूब चैनल रिकमेंड करूं तो वो हैं E2 लैंग्वेज और आइल्स लिज। ये 2 बहुत ही बढ़िया चैनल्स हैं, इनको यूज़ करके मैंने खुद आइल्स की तैयारी की थी, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यार फ्री में अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो फीस होती है वो 8,000 से लेकर 10,000 रुपीज़ तक होती है। तो आपको इतने पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अब आइल्स का रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी ना किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं अपने आगे के प्रोसेस के लिए। मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो गया या फिर वीज़ा एप्लीकेशन डालना हो गया, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। डेफिनेटली कंसल्टेंट के पास जाओ, वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना, खुद से रिसर्च करनी है, खुद से प्रॉपर रिसर्च करनी है कि भाई आपके लिए कौन सा बढ़िया कोर्स है, कौन सा करियर आपको चूज करना है। कंसल्टेंट पे रिलाई नहीं करना इन चीज़ों के लिए। और दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई किस कंसल्टेंट के पास जाएं। अब मेरे हिसाब से आपको एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए जो कि अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करता। अब होता क्या बेसिकली, जब आप अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट कराओगे कनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराते हो तो उस कंसल्टेंट को कुछ ना कुछ कमीशन मिलती है जो कि बहुत बढ़िया होती है। तो जो जितने भी बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं वो कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं करते सारी की सारी सर्विसेज के लिए, मतलब वीज़ा अप्लाई करना या कॉलेजेस वगैरह में अप्लाई करने की जो प्रोसेस होता है उसके लिए। तो किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाओ जो कि इन सारे कामों के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करता, क्योंकि इनकी जो फीस होती है वो होती है 10,000 रुपीज़ से लेकर 20,000 रुपीज़ तक। तो अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हो तो आप 20,000 रुपये तक अपने पैसे सेव कर सकते हो। अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि आप कनाडा जाके कौन सा कोर्स करना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, और आपने कंसल्टेंट भी चूज कर लिया। अब बारी आती है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 या 5 कॉलेजेस वगैरह में अप्लाई कर देते हैं एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर आपने प्रॉपर अपना फील्ड सिलेक्ट किया है और कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है कि भाई आपको यही कोर्स करना है, तो मैक्सिमम 3 कॉलेजेस में अप्लाई करो, क्योंकि जो एप्लीकेशन फीस होती है वो जनरली $90 से लेकर $100 तक होती है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगर आप 5 कॉलेजेस में अप्लाई करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपका खर्चा हो जाएगा 25,000 रुपीज़ से लेकर 30,000 रुपीज़ तक का, तो बहुत ज़्यादा है। तो 3 कॉलेजेस में अप्लाई करो, आपका खर्चा होगा 15,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप अराउंड 10,000 रुपीज़ अपने सेव कर लोगे। अब कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी वगैरह में अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने ऑफर लेटर के लिए। अब डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, आपको थोड़े टाइम बाद आपको एक बढ़िया सा ऑफर लेटर मिल जाएगा। उसके ऊपर आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की फीस मेंशन होगी और साथ के साथ उसके ऊपर एक डेट भी लिखी होगी जो कि एक डेडलाइन होगी आपके फीस डिपॉजिट करने की। तो बेसिकली उस डेट से पहले पहले आपको अपने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करानी होगी अगर आप SDS के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करते हो। और साथ के साथ वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको अपनी GIC भी डिपॉजिट करानी होगी जो कि $10,000 होती है। और मोस्ट प्रोबेबली जो जनरल फीस होती है वो होती है $8,000 फॉर 1 सेमेस्टर। तो आपके 2 सेमेस्टर की फीस हो जाएगी $16,000। तो जो आपका टोटल खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली $26,000 विच इंक्लूड्स योर फर्स्ट सेमेस्टर फी, सेकेंड सेमेस्टर फीस एंड GIC। तो बेसिकली आपको $26,000
इंडिया से कनाडा ट्रांसफ़र करने होंगे। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम करने के लिए। एक तो आप क्या कर सकते हो, किसी प्राइवेट बैंक से काम करा सकते हो, जहाँ पे कुछ ना कुछ रेमिटेंस फ़ी चार्ज करते हैं, मतलब 1 या ₹1.5 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आपके कन्वर्जन रेट पे। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त 59 रुपीज़ का करेंसी कन्वर्जन रेट चल रहा है, तो आपसे 60 या 60.5 चार्ज करेंगे, और थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन काम जल्दी हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी गवर्नमेंट बैंक से अपना काम करा सकते हो, भगवान का नाम लेके, लेकिन अब उसमें कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, वी डोंट नो। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज यूज करके ये काम करा सकते हो। फॉर एग्जांपल xtravelmoney.com। तो बेसिकली xtravelmoney.com इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट प्लेसेस इन इंडिया। तो इनको यूज करके, मतलब इनकी सर्विसेज को यूज करके आप इंडिया से कनाडा अपने पैसे ट्रांसफर करा सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इनकी सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, आपका काम बड़ी आसानी से घर पे बैठे बैठे हो जाएगा। और एक चीज ये है कि अगर आपको किसी भी सपोर्ट की जरूरत है तो ये अवेलेबल है थ्रू चैट, ईमेल या फिर कॉल। तो कोई भी परेशानी हो तो आप इनसे ऑनलाइन चैट कर सकते हो, ईमेल पे बात कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। और एक और चीज है कि इनके पास एक डेडिकेटेड टीम है जो कि सिर्फ जीआईसी का काम देखती है, और नाम सेम होना चाहिए, एड्रेस सेम होना चाहिए। जब आप ट्रांसफर वगैरह कराते हो तो ये सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। और इनकी जो रेमिटेंस फी है वो भी बहुत कम है, लाइक 0.4 to 0.6 होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से कनाडा अपने फंड्स वगैरह ट्रांसफर कराते हो किसी प्राइवेट बैंक के थ्रू, तो उनकी जो रेमिटेंस फी होती है वो होती है ₹1 या ₹1.5। तो उस केस में अगर आप $10,000 ट्रांसफर कराओगे तो आपको जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी ₹10,000 से लेकर ₹15,000। लेकिन अगर आप xtravelmoney.com से कराते हो अपना काम, तो उनकी जो फीस है वो है 0.4 से 0.6। तो आपको जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी ₹4,000 से लेकर ₹6,000 तक, विच इज अप्रोक्सीमेटली हाफ व्हाट प्राइवेट बैंक चार्जेस। तो यूज कर सकते हो इनकी सर्विसेज। और एक चीज और है कि इनका इस वक्त प्रोमो कोड चल रहा है कुछ, तो अगर आप जीआईसी वगैरह इनसे ट्रांसफर कराते हो तो आप ₹500 एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो। तो बढ़िया सर्विसेज हैं। और इनकी मैंने रेटिंग वगैरह भी चेक की थी trustpilot.com पे और गूगल रिव्यूज पे, तो काफी सही रेटिंग है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तो इनको यूज कर सकते हो। फंड्स को ट्रांसफर करते हुए पैसे सेव करने का एक और तरीका है कि आप अपना टीसीएस वगैरह सेव कर सकते हो। बेसिकली टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप 7 लाख या उससे ज्यादा अपने पैसे ट्रांसफर करते हो इंडिया से अब्रॉड, तो आपको 5% टैक्स देना होता है। तो उस केस में आपके 20 to 30,000 एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो उनको सेव करने का तरीका ये है कि आप अपने फंड्स पार्ट्स में ट्रांसफर करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 लाख रुपीज ट्रांसफर करने हैं तो आप क्या करो, 5-5 करके ट्रांसफर कर दो, तो आपका टीसीएस नहीं लगेगा। अब आपने फीस वगैरह डिपॉजिट कर दी, जीआईसी भी डिपॉजिट हो गई, सब सेट है काम, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इकट्ठे कर लिए। अब आपको वीजा अप्लाई करना है। अब वीजा में तो यार एप्लीकेशन फीस फिक्स होती है, गवर्नमेंट की होती है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन वीजा लगने के बाद जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा, अब आपको टिकट बुक करानी होगी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेट करते हैं कि भी हाँ थोड़े दिन बाद कराएंगे, डिले करते रहते हैं। मेरे हिसाब से जैसे ही आपको वीजा मिल जाएगा उसके अगले दिन अपनी टिकट बुक करा लेना, मतलब अपनी डेट वगैरह सोच के रखना कि कब आपको इंडिया से निकल लेना है। तो अपनी आप डेट वगैरह सेट करके रखना, और जैसे वीजा आए अपनी टिकट बुक करा लेना, क्योंकि जितना डिले करते रहोगे आपको उतनी टिकट महंगी पड़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कनाडा आया था 2018 में 10 अगस्त को, और मेरे साथ एक फ्रेंड भी आया था सेम डेट पे, और उसने जो टिकट बुक कराई थी वो कराई थी 5 अगस्त को, मतलब 5 दिन पहले। और उसकी टिकट जो थी वो थी 1,25,000 रुपए की, और मैंने जुलाई की स्टार्टिंग में टिकट बुक कराई थी, तो मेरी जो टिकट पड़ी थी वो पड़ी थी 56,000 रुपीज़ की। तो देख सकते हो लाइक 50,000 से ज़्यादा का डिफरेंस था। तो जितनी जल्दी टिकट बुक कराओगे उतना बेटर है। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने के बाद ही टिकट बुक कराते हैं, मतलब वीज़ा आया नहीं अभी लेकिन टिकट बुक करा लेते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फुली रिफंडेबल, तो ये भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि जैसे ही वीजा आए अपनी टिकट बुक करा लेना, आपको मिनिमम रेट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने काफी सारे पैसे सेव कर सकते हो। और इसमें कोई नंबर नहीं है कि आपने 30,000 सेव कर लिए या 40,000 सेव कर लिए। यू नेवर नो कि भाई कितने की टिकट हो जाएगी, तो फटाफट से टिकट बुक करा लेना। अब आपकी टिकट वगैरह बुक हो गई है, वीजा वगैरह आ गया है, और आप पूरे तरीके से एक्साइटेड हो कि हाँ भाई कनाडा जाएंगे, कनाडा में जाना। और आप शॉपिंग करना शुरू कर देते हो कि हाँ भाई बढ़िया कपड़े लेने हैं, मेरे को नाइकी के शूज़ लेने हैं, स्मार्टफोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, कनाडा लेके जाना है, वहाँ पे मज़े करने हैं। मेरे हिसाब से इतना सारा बर्डन अपने पेरेंट्स के ऊपर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ें हैं वही खरीदना। मैंने एक वीडियो बना रखी है पैकिंग लिस्ट के ऊपर कि आपको इंडिया से कनाडा क्या क्या चीज़ें लेके आने की ज़रूरत है, तो वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब कनाडा आ जाओगे तो यहाँ पे जब पार्ट टाइम जॉब करोगे तब ये सारी चीज़ें खरीदना। बढ़िया बढ़िया कपड़े वगैरह जो हैं वही लेके आओ, नए खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं 20 से 30,000 रुपये अपने खर्च कर देते हैं सिर्फ शॉपिंग पे, और फिर यहाँ के भी वही चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि नए देश में नई चीज़ें खरीदनी होती हैं।
तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो शॉपिंग कम से कम करनी है और जो ज़रूरत की चीज़ है बस वही खरीदनी है। तो इस हिसाब से आप 10 to 15,000 रुपीज़ अपने ईजिली सेव कर सकते हो। अब आखिरी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि भाई जब आप इंडिया से कनाडा जाओगे तो फंड्स कितने लेके जाने हैं और कैसे लेके जाने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि भाई जब कनाडा जाएंगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ डॉलर्स लेके जाएंगे, लाइक $1,000 या $2,000, ताकि इनिशियल डेज में अपने आप को सपोर्ट कर सकें और आपको GIC यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। जब मैं कनाडा आया था तो $1,000 अपने साथ लेके आया था। तो आप लेके आ सकते हो, दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप कैश लेके आ सकते हो या फिर फॉरेक्स कार्ड लेके आ सकते हो। अब पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था पैकिंग वाली में कि भाई आप फॉरेक्स कार्ड लेके आना, कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार थोड़ा सा रिस्की है, अगर गुम होगी तो नहीं वापस मिलेगी। फॉरेक्स कार्ड में पिन वगैरह होती है, सिक्योर होता है, सेफ्टी होती है, तो आप फॉरेक्स कार्ड लेके आओ। तो आप xtravelmoney.com को ही यूज़ कर सकते हो, लाइक आपकी मर्जी है फॉर गेटिंग अ फॉरेक्स कार्ड। जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो और आप एक फॉरेक्स कार्ड लेके कनाडा आ सकते हो और अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। तो यार ये सारे कुछ तरीके थे जिनको यूज़ करके आप अपने कुछ ना कुछ पैसे सेव कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आने वाली हैं। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।